Hello, my dear youngsters. Welcome back to my YouTube channel, The Crunch Biocam. Today we are going to start a unit. We are talking about evolution. 20 billion years ago, Big Bang से लेकर आज के टाइम में जो लाइफ की डाइवर्सिटी है, that has evolved, that has varied so much. जो यूनिवर्स का ओरिजिन है, अर्थ का ओरिजिन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो ओरिजिन है, बिलियंस ऑफ ईयर्स से अलग अलग प्रोसेस हुए हैं, केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, एंड आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे. लेट्स बिगिन. सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी एबे डिमैथी ने. यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था 20 बिलियन इयर्स अगो, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से. डेंस एंटाइटी का थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, दैट इज कॉल्ड एज बिग बैंग. उसके बाद 4.6 बिलियन इयर्स अगो जो गैशियस क्लाउड्स थे इस एक्सप्लोजन से, वो अंडर ग्राविटी कोलैप्स कर गए और उन्होंने एक फ्लैट डिस्क फॉर्म की, दैट इज सोलर नेब्यूला. उसका जो हॉट सेंट्रल पार्ट था सोलर नेब्यूला का, उसने फॉर्म किया सन, और एटम्स और डस्ट की कंडेंसेशन से फॉर्म हुए बाकी के अदर प्लैनेट्स. उसके बाद अर्थ की फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज लिथोस्फियर. अर्थ का गैशियस पार्ट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. और जब भी अर्थ का सरफेस कूल्ड टू अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस, तब उस पे वाटर फॉर्म हुआ था. तो 20 बिलियन ईयर्स को यूनिवर्स की फॉर्मेशन, 4.5 बिलियन अगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई, 4.2 बिलियन ईयर्स अगो स्टेबल हुआ एटमॉस्फेयर, एंड फाइनली 3.6 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन हुआ. आफ्टर दैट प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस. तो प्रिमिटिव अर्थ पे क्या था? फ्री ऑक्सीजन एब्सेंट थी, वाटर के साथ बाउंड थी या तो मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ बाउंड थी, कोई भी ओजोन लेयर नहीं थी जो कि यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर सके. तो अर्ली एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा रिड्यूसिंग था, नॉन ऑक्सीजेनिक कैरेक्टर में, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर से फिल्ड. उसके बाद वेरियस थ्योरीज आ जाती हैं लाइफ के ओरिजिन के रिगार्डिंग, जिसमें पहली थ्योरी है स्पेशल क्रिएशन, जो दी थी फादर स्यूरेज ने. इन्होंने कहा था कि लाइफ जो है वो गॉड ने क्रिएट की है विद इन 6 days, और जैसी पहले थी वैसी ही आज है. डाइवर्सिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है. अर्थ अराउंड 4,000 साल पुरानी है और इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस हमें नहीं मिलता, तो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया. उसके बाद स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये देखी थेल्स और वॉन हेमोल्ट ने. ये इसमें क्या कहा गया कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग मैटर से आई है. मतलब लाइक एक एग्जाम्पल अगर आपने सुना होगा, 12th क्लास में वी हैव रेड कि सोक्ड सर्ट, स्वेट सोक्ड सर्ट से माइस क्रिएट हो गए. व्हीट ब्रांड के साथ जब उसे रखा गया स्वेट शर्ट को, माइस का फॉर्मेशन हो गया 21 days में. लाइक नॉन लिविंग मैटर से लाइफ बना है. वाह. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्मोसिक थ्योरी. तो पाउशेट कॉस्मिक ने दी थी. इसमें क्या था कि दूसरे जो प्रोटोप्लाज्म है दूसरे किसी ग्रह से आ गए अर्थ पे, और वाया स्पोर्स एज स्पोर्स की फॉर्म में कॉस्मिक डस्ट के थ्रू, और लाइफ बन गई. उसके बाद अरेनियस ने दी थी कॉस्मिक पैनस्पर्म में. ऑर्गेनिजम्स जो है वो एग्जिस्ट करते थ्रू आउट द यूनिवर्स, और जो स्पोर्स है वो ट्रेवल्ड किए अलग अलग प्लैनेट्स के बीच में. ऑलमोस्ट सेम. बायोजेनेसिस थ्योरी दी थी हार्वर्ड हक्सले ने. इसमें कहा था ओमने वाइवम एक्स ओवो और विवो, मतलब लाइफ जो है वो ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आ सकती है, उससे ही आई है. और इसमें जो ए बायोजेनेसिस था, कौन सा था ए बायोजेनेसिस? स्पॉन्टेनियस जनरेशन. उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया. राइट. उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या थे बायोजेनेसिस के? सबसे पहले 1668 में फ्रांसिस्को रेडी. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 जार्स में मीट को कुक किया, एक अनकवर्ड, एक पार्चमेंट से कवर्ड और एक एयर टाइट. और जो मैगॉट्स थे वो ओपन जार में अपीयर हुए, प्रूविंग कि लार्वा जो है वो फ्लाई के एग से आया है. सेकंड एविडेंस दिया स्पेलेंजानी 1767 में. इन्होंने बॉइल्ड मीट और वेजिटेबल्स
का को स्टेरलाइज्ड सूप में डाला और माइक्रोबियल ग्रोथ को ऑब्जर्व किया ओनली लूजली कॉर्क्ड फ्लास्क में, ना कि सील्ड वंस में। थर्ड एविडेंस दिया लुइस पास्चर ने 1862 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्वान नेक फ्लास्क का यूज किया स्टेरलाइज्ड शुगर ईस्ट सूप के साथ। ग्रोथ अपीयर की ओनली ब्रोकन नेक फ्लास्क में। तो डेफिनेटली इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव कर दिया। तो ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे इन्होंने कलेक्टिवली एस्टैब्लिश किया कि लाइफ जो है वो ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से राइज हुई है, और इससे फाउंडेशन फॉर्म हुई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट केमिकल इवोल्यूशन, ऑपरेन हाल्डेन थ्योरी। तो ऑपरेन और हाल्डेन ने प्रपोज किया कि लाइफ जब वो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है वाया केमिकल इवोल्यूशन। सबसे पहली लाइफ ओशन वाटर्स में आई है। प्रिमिटिव अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो हाईली रिड्यूसिंग है। तो ऑपरेन की थ्योरी को आर्टिफिशियल सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। अब इसके 5 स्टेजेस थे। सबसे पहले एटॉमिक स्टेज, जो फ्री एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मोस्ट अबंडेंट हाइड्रोजन था। उसके बाद इन एटम्स ने मॉलिक्यूल्स फॉर्म किए, वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सारे हाई टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूलर स्टेज आए। उसके बाद वाटर वेपर ने कार्बाइड के साथ मिलकर मीथेन बनाया, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्मेशन हुई, प्रिमिटिव ओशंस डेवलप हुए। इसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आए, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, साइनाइड। इन्होंने क्या बनाया, एल्डिहाइड, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स, सिंपल ऑर्गेनिक। और सिंपल ऑर्गेनिक से बने आज के हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो हाल्डेन ने इस ओशन मिक्सचर को कहा प्रोटोबायोटिक या हॉट डाइल्यूट सूप, राइट। अब इसके बाद मिलर उरे का एक्सपेरिमेंट आ जाता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से ये कंडेंसर है, कोल्ड वाटर इन और यहाँ से वाटर आउट। ये गैशियस मिक्सचर, यहाँ पे टंगस्टन की इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर स्पार्क डिस्चार्ज फ्लास्क है ये। इसके अंदर गैशियस मिक्सचर है, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का 2:1:2 की रेशियो में मिक्सचर प्रेजेंट होता है। इसमें से स्टीम पास कराए बाय बॉइलिंग वाटर को बॉईल करके और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स को डिस्चार्ज किया यूजिंग टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स एनर्जी सोर्स के तौर पे। और जब 10 दिन बाद देखा गया तो ये जो बॉइलिंग वाटर है, जब फ्लूइड को एनालाइज किया गया, यहाँ पे जो फ्लूइड कलेक्ट हुआ इसमें हमें मिले अमीनो एसिड्स, 3 मिले थे, ग्लाइसिन, एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड। बाकी भी कंपोनेंट्स मिले जैसे कोई ऑर्गेनिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक, लैक्टिक, सक्सिनिक, several components we got, pentose, hexose sugars, aldehydes। तो इससे वो जो हमारा लास्ट स्लाइड में हमने जो देखा केमिकल इवोल्यूशन, वो हमारे यहाँ से प्रूफ हुआ। ये एक्सपेरिमेंट जो है इसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया कि लाइफ जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ओरिजिनेट हुई है अंडर प्रिमिटिव अर्थ कंडीशंस। आफ्टर दैट लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल हम सबको पता है क्या था, आरएनए। इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, राइबोसोम का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन इसकी है ये। अब उसके बाद पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म आए। पहले लिविंग कौन सा आ सकता है भाई, हेट्रोट्रॉपिक आ सकते हैं। ऑक्सीजन तो हमने देखा ना कि वही रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। एनारोबिक आएंगे, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ओशंस में रहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से रिच। फिर ऑटोट्रॉप्स का इवोल्यूशन हुआ। अब आप खुद सोचो, पहले तो यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कि एनारोबिक ऑटोट्रॉप्स में उन्होंने हाइड्रोजन साइनाइड का यूज किया, हाइड्रोजन साइनाइड का यूज किया। देन साइनोबैक्टीरिया है, उन्होंने वाटर का यूज किया, ऑक्सीजन रिलीज किया। तो यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे साइनोबैक्टीरिया है वाटर का यूज करता है, वो ऑक्सीजन वो रिलीज करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे ऑब्वियसली। तो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर ऑक्सीजनिक होने लगेगा, राइट। धीरे धीरे यहाँ से जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीजनिक होने लगेगा। ऑक्सीजन रिवोल्यूशन आएगा, इसके बाद ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हुआ, तो जितना भी एक्यूमुलेटेड ऑक्सीजन है ये एनारोब्स के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो बहुत सारे एनारोब्स की डेथ हो गई थी, एरोबिक लाइफ यहाँ से इनेबल हुई। उसके बाद यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए बाय एंडोसिम्बाइसिस।
एंडोसिम्बाइसिस थ्योरी में क्या होता है कि ये कहा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुए। इसे हम डिटेल में फिर कभी पढ़ते हैं, फिर कभी पढ़ेंगे। एरोबिक बैक्टीरिया से आए माइटोकॉन्ड्रिया, साइनोबैक्टीरिया से आए क्लोरोप्लास्ट। यूकैरियोट्स जो फॉर्म है वो हुए स्पेशलाइज्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से फॉर्म। तो यहाँ से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का एरा शुरू हो गया। तो पहले आरएनए वर्ल्ड, और आरएनए से डीएनए आया था, राइट। हम्म। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉप्स का इवोल्यूशन, उसके बाद ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ, फिर मल्टी सेल्यूलर लाइफ हमारी आई। इसके बाद माइक्रो इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो स्मॉल स्केल चेंजेस जब होता है लील फ्रीक्वेंसीज में, दैट इज माइक्रो इवोल्यूशन। इसमें म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट लॉ पड़ता है, हार्डी विंसबर्ग लॉ, जो कहता है कि जो अलील और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो कांस्टेंट रहती हैं जनरेशंस में, अगर कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्सेस उन पे एक्ट ना करे। पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये एक अलील की फ्रीक्वेंसी, ये दूसरे की फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब कौन सी जो फोर्सेस हैं वो हार्डी-वेन्सबर्ग लॉ को डिस्टर्ब करती हैं, दैट इज म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो म्यूटेशन, मतलब कोई भी नया एलील्स जनरेट नहीं होना चाहिए। रेंडम मेटिंग होनी चाहिए, नो जेनेटिक, जो नो जीनोटाइप प्रेफरेंस, किसी भी जीनोटाइप को प्रेफरेंस नहीं मिलनी चाहिए, देयर शुड बी रैंडम मेटिंग। नो जीन फ्लो, कोई इमिग्रेशन, कोई इमाइग्रेशन कुछ नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट पॉपुलेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। और अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि एकदम से जब पॉपुलेशन चेंज हो जाती है, लाइक इसमें हम देखते हैं ना कि बॉटल नेक इफेक्ट, लाइक बॉटल की जो नेक होती है वहां पे कोई भी मेजर डिजास्टर हुआ, तो पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी, अलील्स थे, जीनोटाइप्स थे, उससे बहुत कम हो गए, कुछ तो एब्सेंट हो गए, कुछ तो बचे ही नहीं फ्रीक्वेंसीज, कुछ जो है वो बहुत कम हो गए। एक इसमें हम देखते हैं फाउंडर्स अफेक्ट, बॉटल नेक के साथ फाउंडर्स अफेक्ट आ जाता है कि एक ओरिजिनल पॉपुलेशन में से थोड़ी सी निकल गई बाहर और उसने अपनी एक अलग फाउंडर पॉपुलेशन बना ली, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट है, तो ये नहीं होनी चाहिए, पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए कि हर एक एलियंस को इक्वल फिटनेस मिलनी चाहिए, भाई नेचर सेलेक्ट ना करे कि हम बस इसी को प्रेफरेंस देंगे। लाइक अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, व्हाइट मॉथ और ब्लैक मॉथ, ब्राउन मॉथ, ट्री पे जब वो हाइड करते थे, कैमोफ्लेज, तो पहले व्हाइट ज्यादा थे, बाद में ब्राउन मॉथ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, तो नेचुरल सिलेक्शन था, वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये सारी फोर्सेस है। उसके बाद किसी भी कंडीशन में जब वायलेशन, तो उससे इवोल्यूशन कॉज होता है। डेविएशन फ्रॉम हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इंडिकेट कि इवोल्यूशनरी चेंज अकर कर रहा है। अब इसके बाद कौन सी फोर्सेस है, म्यूटेशन, कि ओरिजिनल सोर्स जो है सभी जेनेटिक वेरिएशन का, म्यूटेशन बहुत लो होती है, म्यूटेशन रेट कम होता है। बट नेचुरल सिलेक्शन जब एक्ट करता है म्यूटेशन पे, तो दैट इज वेरी पावरफुल। लाइक म्यूटेशन हुई और उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन हुआ, उस पर एक्ट किया, दैट इज वेरी पावरफुल इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म। जीन फ्लो, जब जीन्स का मूवमेंट हो जाता है, तो पॉपुलेशन के अंदर हो रहा हो, कोई इंट्रोडक्शन हो रहा हो उस नए जीन का, या पॉपुलेशन से बाहर कोई जीन जा रहा हो, तो ये स्ट्रॉन्ग एजेंट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने अभी आपको बताया, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। नेचुरल सिलेक्शन में जैसे आई हैव टोल्ड यू, तीन टाइप के होते हैं। डायरेक्शनल, जब एक एक्सट्रीम ट्रेट फॉलो होती है, फेवर की जाती है। स्टेबलाइजिंग में एवरेज फेवर की जाती है। डिसरप्टिव में दोनों एक्सट्रीम्स फेवर की जाती हैं। याद है इसका ग्राफ कैसा बनता है? सी, होता है ना कि जब एक, ओनली एक ट्रेट फेवर की जा रही हो, यहाँ पे बनता है ना, ओनली दिस वन इज फेवरिंग। डिसरप्टिव में जब इससे लेकर कोई एक फेवर की जा, फेवर्ड एवरेज, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्सट्रीम फेवर की जा रही है, आई होप यही है। यहाँ पे एक एक्सट्रीम फेवर की जा रही है, इधर दिस और इट कैन बी दिस, बट ओनली वन इज फेवरिंग, बट इधर एवरेज है। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव को तो कैसी अलग है, इन दोनों को मिला दो, मिला के देखो, इधर ये वाली ट्रेट और इधर ये वाली ट्रेट, दोनों एक्सट्रीम ट्रेट्स है।
ये भी फेवर्ड है, ये भी फेवर्ड है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव। ना मैं इधर काम करूंगा ना मैं इधर काम करूंगा, दोनों के साथ काम करूंगा, दिस इज डिस्ट्रक्टिव। दोनों का साथ, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इन्वॉल्व। उसके बाद मैक्रो इवोल्यूशन पैटर्न्स। मैक्रो इवोल्यूशन, जब माइक्रो इवोल्यूशन बहुत लंबे समय तक होता रहता है होता रहता है होता रहता है, तो मैक्रो इवोल्यूशन में वो कन्वर्ट हो जाता है, जब बहुत लार्ज स्केल पे फिर इवोल्यूशन होता है। इसमें आते हैं स्टैसिस, मतलब लीनिएजेस जब बहुत लंबे समय तक अनचेंज्ड रहती है, कि उन्हें लिविंग फॉसिल समझ लिया जाता है कि वो जिंदा भी है या नहीं है। उसके बाद इसके बाद सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज कैरेक्टर चेंज। कैरेक्टर चेंज में क्या होता है, ग्रेजुअलिज्म, मतलब स्लो कंटिन्यूअस जब चेंज होता है। उसके बाद ग्रेजुअलिज्म में भी आता है पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम, मतलब लॉन्ग स्टैसिस। और रैपिड चेंज जब होता है ड्यूरिंग स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है, जब एक स्पीशी दो अलग अलग लीनिएजेस में कन्वर्ट हो जाती है और क्लैडोजेनेसिस हो जाता है, मतलब नई क्लेड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर एक्सटिंक्शन कैन बी फ्रीक्वेंट और मास इवेंट अकर कर सकता है अक्रॉस मेनी लीनिएजेस। तो ये सारे जो है ये पैटर्न्स है मैक्रो इवोल्यूशन जिनके थ्रू अकर कर सकते हैं। उसके बाद अडेप्टिव रेडिएशन, मतलब रैपिड डाइवर्सिफिकेशन जब होती है मल्टीपल स्पीशीज में फॉर डिफरेंट नीश। अब इसमें आ जाता है डार्विन, फिंचेस एंड गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, डार्विन को जो 15 फिंचेस मिली थी, दैट इज अडेप्टिव रेडिएशन। अब फाइलोजेनी क्या है, कि ये इसमें क्या होता है, फाइलोजेनी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की स्टडी होती है, मॉर्फोलॉजिकल, फॉसिल, मॉलिक्यूलर, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का यूज करके। मतलब हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच की वो पढ़ते हैं। अब फाइलोजेनेटिक ट्री में एक रूट आती है, सपोज अगर मैं एक बनाऊं तो यहाँ पे रूट हो गई, इससे एक ये आउट ग्रुप, और इसके अंदर ये सेवरल इन ग्रुप्स आर इवॉल्विंग। तो ये क्या बता रहे हैं, ये एक वो बता रहे हैं, पूरी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहे हैं कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है। ये एक रूट है, ये उसकी सारी ब्रांचेस हैं, ये एक जो अलग से निकल रहा है दिस इज आउट ग्रुप, ये सारे के सारे इन ग्रुप है, दीज ऑल आर इन ग्रुप। उसके बाद ये जो है these are ये एक्सटर्नल बिल्कुल टिप्स, दीज आर ओटी, ऑपरेशनल टेक्सोनॉमिकल यूनिट्स। तो ये फाइलोजेनेटिक ट्री है जिसके थ्रू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को शो किया जाता है। ट्री ऑफ लाइफ 3 डोमेन सिस्टम है, कार्ल बूज ने दिया था बेस्ड ऑन आरआरएनए सीक्वेंसेस, बैक्टीरिया, आर्के और यूकार्या, कि सारे जो है वो एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। दिस इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन। So thank you for your cooperation and studying evolution with me. Like the video and subscribe the channel The Crunch Biochem for more crunchy bites. Thank you. We'll meet soon.